हेलो बच्चों, आज फेस टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 1 में नीट पैटर्न पर जो एग्जाम था 35 क्वेश्चंस थे, ऑल ऑफ देम वर कंपल्सरी एज यू नो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दीज, लाइक आपने ए पार्ट चेक किया, फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2, ये तो गलत है क्योंकि a1 होना चाहिए, प्रेशर है m1 l-1 t-2, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। Question number 2, which quantities have not been expressed in proper units? So stress by strain, because stress is force per unit area, Newton per meter square सही है। Strain of course is dimensionless। Surface tension की तो definition ही है force acting per unit length, this is correct। एनर्जी का क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला भी है mL2T-2, इट्स यूनिट वुड बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये ऑड वन आउट हो गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, if A and B possess different dimensions, they cannot be added, they cannot be subtracted, but divide तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन 1। Question number 4, angular velocity omega d theta by dt. Theta is dimensionless, so time inverse would be the dimensional formula. During exam conditions इस केस में करेक्शन भी हो गई थी, so फर्स्ट के हिसाब से चेकिंग हुई है। Then question number 5, which pairs do not have identical dimensions? सारी ऑप्शंस देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में C पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस हैं mL2 एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर टॉर्क, जिसके डायमेंशंस हैं mL2T-2, सो इनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6, the equation y equal to x plus t cannot be true because quantities with different dimensions cannot be added, clearly a part answer। assertion भी रीजन है, assertion भी करेक्ट है, और अगर आपने assertion के बाद because लगा के रीजन की स्टेटमेंट पढ़ी तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो रीजन जो है वो assertion को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए आंसर ए। क्वेश्चन 7, assertion ही गलत है, हाँ जी सही बात है। So time period of a pendulum is given by, actually given by t is 2 pi root l by g, यहाँ given है 2 pi root g by l। So accordingly assertion ही गलत हो गया, तो you know which option is correct, D, इसका आंसर D भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बाय homogeneity of dimensions a given formula can only be correct if dimensions of left hand side and dimensions of right hand side are same। तो मैं सारी कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। बाय homogeneity of dimensions, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी t-1, राइट हैंड साइड में 1/2l रूट ऑफ टेंशन बीइंग अ फोर्स mL-T-2 डिवाइड बाय स्मॉल m, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। इस l की टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ और उसके बाद स्क्वायर किया। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि यहाँ से स्मॉल m का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है mL-1, सो मास पर यूनिट लेंथ आ गया, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस t इनवर्स है, ये भी सही है, बट ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना। सो 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑलवेज हैज एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स, कैन इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी? नो, असर्शन ही रॉन्ग है, तो बेस्ट आंसर वुड बी पार्ट डी। क्वेश्चन 10, और आपको पता है कि 1D की इक्वेशंस जब अप्लाई करेंगे, एक गिवन टावर
कि टॉप से दो बॉल्स को ऊपर थ्रो किया, दोनों जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास करेंगी सेम स्पीड से पास करेंगी बिकॉज दे वर थ्रोन विद द सेम स्पीड, सो दिस रिजल्ट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सही बात है। सो एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कितनी मैक्सिमम हाइट है एंड सो ऑन। सो बेस्ट आंसर इज ए। सो अगर आपने u स्पीड से थ्रो किया तो फिर इसी पॉइंट से जब डाउनवर्ड जर्नी में पार्टिकल पास करेगा अगेन स्पीड वुड बी u ओनली। कैसे, ये चीज़ वर्क के चैप्टर में क्लैरिफाई होगी और आप देखेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ तक आते हुए वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी 0। हाँ जी, टोटली फाइन। क्वेश्चन नंबर 11, बिकॉज गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, तो जो f के डायमेंशंस हैं यानी mlt-2 वही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए इस टर्म a इंटू टी का, वही होना चाहिए bt स्क्वायर का। सो a इंटू टी और bt स्क्वायर के भी यही डायमेंशंस हैं। सो mlt-2 इक्वल टू 80, यहाँ से a के डायमेंशंस आ गए mlt-3 और mlt-2 इज bt स्क्वायर, तो b के डायमेंशंस आ गए mlt-4। आई रिपीट mlt-4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, और आपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद कर ही रखे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर्मूला याद किया है इक्वल टू kx, तो k के डायमेंशंस आ गए mt-2 यानी कि थर्ड पार्ट। तो a में 3 है, इतना तक पता लग गया, b में 4 दोनों ने दे ही रखा है, c चेक कर लेते हैं। हर्ट्ज बीइंग यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 1/t यानी कि c का आंसर है पार्ट 2। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 को हमने टिक किया। क्वेश्चन 13, अगेन सेम चीज और आपने आंसर से देख लिया होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास इज नथिंग बट mvr, तो m इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, सॉरी वेलोसिटी इज ml t-1। सो दोनों को क्लब किया तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस आ गए ml/t-1 यानी a पार्ट का आंसर हो गया है 4। सो a का जब 4 हो गया है, इसी तरह b में देख लीजिए टॉर्क यू नो ml/t-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आएंगे यूजिंग द फैक्ट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस F इज gm²/r²। यहाँ से कैपिटल G के डायमेंशंस आ गए एंड सिमिलरली tension being a force has dimensions mlt-2, so best answer option 2. Then question number 14, according to which units of Stephen's constant are, so you know energy per unit time per unit area radiated by black body is sigma into temperature raised to power 4. I repeat, energy per unit time per unit area is sigma into Kelvin raised to power 4। यहाँ से डायमेंशंस आ जाएंगे। अगर लिखने हो सिंपली यूनिट्स, देन यू नो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है क्या वो पावर है, और पर यूनिट एरिया, पावर की यूनिट वॉट, एरिया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू पावर 4। क्वेश्चन 15, so only those quantities may be added which have the same dimensions। तो जो p का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही a/v² का है। आई रिपीट, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया pv², तो प्रेशर ml-1 t-2, वॉल्यूम इज l³, वॉल्यूम का स्क्वायर कर लिया और आंसर आ गया ml5 t-2, फर्स्ट ऑप्शन। Question 16, according to which V has same dimensional formula as you know
V has same dimensional formula as 80, or similarly in 16th t प्लस c एक टर्म आ रही है। सो टाइम में कोई क्वांटिटी तभी ऐड होगी जब उसके भी डायमेंशंस टाइम वाले हैं। तो c हैज सेम डायमेंशंस एज टाइम, और c प्लस टाइम भी ओवरऑल टाइम ही है। तो आई रिपीट, टाइम प्लस टाइम इज टाइम। तो जो v के डायमेंशनल फॉर्मूला को आपने कंसीडर किया और b डिवाइडेड बाय टाइम, उसके भी डायमेंशन सेम है, यानी b हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। टोटली गुड। नंबर 17, volume of sphere proportional to r cube, and hence the answer that percentage error in v equal to 3 into percentage error in r, hence the answer 0.3%. Moving to question number 18, just a minute. So in question 18, once again, what you will observe is that the period of oscillation of a simple pendulum in an experiment is recorded 5 times. So सबसे पहले तो इन सारी रीडिंग्स में हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। सो इन सारे टाइम्स का सम किया, एंड कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने इनके अरिथमेटिक मीन को ही टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू मान लिया। सो आई एम एडिंग ऑल द 5 क्वांटिटीज, एंड 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। सो आपने श्योरली इन पांचों को ऐड किया होगा। सो ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, आपको टाइम की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। सो गिव मी सम स्मॉल टाइम, मैं भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। सो डिवाइड बाय 5, मीन वैल्यू आ रही है 2.63 सेकेंड। देयरफॉर द मीन एब्सोल्यूट एरर, सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, सिर्फ सेकेंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, सिमिलरली थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, ऐड देम डिवाइड बाय 5, और थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशंस के बाद आंसर आएगा 0.108। बट रिकॉल द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हर वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2। फाइनल आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो आपको लास्ट की डिजिट 8 को राउंड ऑफ करना है, बिकॉज इट इज मोर देन 5, एड 1 टू द प्रीवियस डिजिट। सेकेंड पार्ट इज correct. Moving to question number 19, and what you will find is in 19 रेडियस में एरर है और मास में एरर है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I proportional to mr square, so percentage error in I is मास की पावर 1 है, तो 1 into percentage error in mass जो कि 1 है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे सीधा 1 into 2 कर दिया, क्योंकि 2 पहले आ रहा था, रेडियस पहले है। तो देखिए रेडियस में एरर 2% है, मास में 1 ही है, plus 2 into percentage error in radius, and answer is 5%. Number 20, very straight question. In case of vernier caliper, least count is equal to pitch divided by number of divisions on the just a minute, वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि n divisions of vernier scale
सॉरी मैं पहले स्क्रू गॉज का फॉर्मूला लिख रहा था। दिस इज वर्नियर कैलिपर एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, देन लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। सो 1 मेन स्केल डिवीजन है ऑफ कोर्स 1 mm एंड सो आंसर इज 1/n मिलीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में एक कैच है, आपको आंसर बताना है सेंटीमीटर में। सो वी डिवाइड बाय 10 एंड आंसर इज पार्ट 3। मूविंग टू 21st प्रॉब्लम इन विच यू फाइंड कि a car travels from place A to B, suppose it travels a distance s with a speed v1 जिसकी वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। when it returns, return journey में भी same distance s but with a speed v2, तो एक तरफ की जर्नी में टाइम लगा s by v1, रिटर्न जर्नी में टाइम लगा s by v2, and so what is the average speed for the whole journey? Total distance traveled 2s, total time taken t1 plus t2, so t1 plus t2, when we put the values of v1 and v2, second part comes out to be correct. Number 21, a truck traveling due north, वेक्टर से करने वाला क्वेश्चन है, पढ़ते ही क्लियर हो गया। ईस्ट को हम प्लस x मानते हैं और नॉर्थ को हमेशा क्या मानते हैं, प्लस y एक्सिस। सो ट्रक was going north, then it turns towards west and change in velocity is final velocity vector minus initial velocity vector। final velocity west की तरफ है तो -20 i कैप और माइनस इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ थी यानी 20 j कैप। सो क्लियरली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया है √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। और अगर 3D में सोचें इस वेक्टर का x कंपोनेंट भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो चेंज इन वेलोसिटी इज क्लियरली अलोंग साउथ वेस्ट। सो विच ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ। ऐसे तो हमने क्लास में कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं और तीन तरीके से किए हैं, फिर डिसाइसिवली हमने कंक्लूड किया था कि वेक्टर की अप्रोच और कंपोनेंट में लिखने वाली अप्रोच ही सबसे बढ़िया अप्रोच है। Moving to 23rd, so a car covers half of the distance with this much speed, remaining half with this much speed. So अभी देखा था कि ऐसे में एवरेज स्पीड जस्ट हमने डिराइव किया ही है। Put the values, answer 2 will be correct। 24th, variation in velocity is given, area under VT graph is displacement। और ये पूरा ग्राफ above टाइम एक्सिस ही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल हैं। सो इन 4 seconds डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 20 10 यूनिट्स, दिस वुड बी 1 इंटू 20 यूनिट्स। ये वाला एरिया 1 10 10, ये एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 10, ये एरिया भी 1 10 10, सो 55 मीटर। 25, दो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की एक्सेलरेशन है g ईच, सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड, रिलेटिव एक्सेलरेशन वुड बी 0। 26, ball is dropped from a certain height on a glass floor, it rebounds elastically to the same height। VT ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बार बॉल नीचे आई फिर ऊपर, वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, isn't it? वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ रिबाउंड करते ही। Since ball is released from और ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं हो सकती। VT ग्राफ की स्लोप है एक्सेलरेशन, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इक्वल टू g, ग्राफ कर्व्ड नहीं होगा, सो वी नो इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। 27,
Can a VT graph have infinite slope? No, never. So I repeat that slope of VT graph represents acceleration and it can't be infinity. As a result सी पार्ट नहीं हो सकता। देखिए इस लाइन की स्लोप इन्फिनिटी है। ए बी डी ऑल थ्री आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको पता है आंसर। इंटीग्रल ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रल डी वी, लिमिट फ्रॉम यू टू वी, तो दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू। 29 मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है इन दिस रीजन फ्रॉम O टू A। एक्सेलरेशन है tan थीटा 20/20 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम A टू B वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। फ्रॉम B टू C इस ट्रायंगल में एक्सेलरेशन है tan थीटा, तो 60 माइनस 20 ये है 40, बेस है 10, हाँ जी 40/10 4, यही मैक्सिमम है। 30th problem, relation between t and x is given, so expression को कर लेते हैं differentiate, and differentiating you will find that v equal to -5 plus 12t. Clearly at time 0 the initial velocity is -5. 31st, body starts from rest, displacements in successive equal time intervals are in the ratio of odd numbers। तो पहले 20 सेकेंड्स में पहले 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट s1, अगले 10 सेकेंड्स में थ्राइस ऑफ s1। वेरी डायरेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन 32, रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ऊपर जाते जाते पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज होके 0 हुई, बट वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? मैक्सिमम हाइट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट अटेन हुआ कब? एट अ टाइम 120 सेकेंड। एंड सो द मैक्सिमम हाइट इज सिंपली एरिया अंडर दिस ग्राफ, यानी कि maximum height is half into base into height, so ये है 60 into 10 raised to power 3 मीटर, अर्थात 60 किलोमीटर। 33 object is released from sufficiently large height, after 1 second another object is released। तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रिलीज किया एट टाइम 0, दूसरे को रिलीज किया एट टाइम 1 सेकेंड, तो दूसरी ऑब्जेक्ट के रिलीज होने के 2 सेकेंड बाद क्या टाइम इंस्टेंट 3 सेकेंड हो चुका है? बॉडीज के बीच का गैप बताना है। सो फर्स्ट बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है क्योंकि वो 3 सेकेंड से मोशन में है, हाफ g इंटू 3 स्क्वायर। दूसरी बॉडी केवल 2 सेकेंड से मोशन में है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ g इंटू 2 स्क्वायर। आंसर आ गया 5g/2। पार्ट 4th, Question 34, stone is thrown vertically upward from top of a tower of height h. It reaches ground with a speed 3u. What is the height of the tower? Simply 1D की इक्वेशन लगाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। Let us use the equation v square minus u square equal to 2as, and what you will get is that height is 4u square by g. 35, stone is dropped from a bridge, reaches ground in 4 seconds, height half g t square, क्योंकि u तो 0 है। So first part,
Moving to section B, a body thrown up with a finite speed u will take how much time for upward journey? U by g. How much additional time for downward journey? Same, u by g. The total time after which it is got back is 2u by g, which is given to be 6 सेकेंड. u आ गया है 30 मीटर पर सेकेंड. आई होप टेस्ट इजी लग रहा है, क्वेश्चन इजी लग रहे हैं. नीट के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से टेस्ट है. किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा. Question 37. A stone is thrown vertically upwards with initial velocity 35 meter per second. Displacement in 4th second. आपको एक फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे वाइडली वो फॉर्मूला ना लगाइए. और मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक है. प्रोबेबली मैंने कुछ करेक्शन भी कर दी थी. आई हैव अ रॉन्ग कॉपी हियर, सो ये ऑप्शंस गलत हैं, इन पे ध्यान ना दीजिए. बट आई रिपीट, आपने एस एन एथ का एक फॉर्मूला पढ़ा है. उसमें एस एन एथ इज डिस्प्लेसमेंट इन द एन एथ सेकेंड. यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी, क्वेश्चन में क्या पूछी है? डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है. एंड सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी सिस्टमैटिकली. सो in this case the stone takes how much time to just move up? तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी इज u by g, यानी 3.5 सेकेंड्स. सो अगर आपने टाइम 0 पे प्रोजेक्ट किया, एट टाइम 3 सेकेंड इट इज स्टिल मूविंग अप. एट टाइम 3.5 सेकेंड इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटरीली ये रेस्ट पे आ गया. तो 3 से 3.5 सेकेंड तक अगर डिस्टेंस x ट्रेवल किया ऊपर, तो 3.5 से 4 सेकेंड तक भी सेम डिस्टेंस x डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल्ड होगा और आपका आंसर आ जाएगा 2x. तो 3.5 सेकेंड पे रेस्ट पे आ गया. सही बात है. इफ यू इमेजिन 3.5 से 4 सेकेंड तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाफ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ जी टी स्क्वायर. हाँ जी, 3.5 से 4 सेकेंड. आई पुट द टाइम एज 1/2 सेकेंड. तो आपका तो आंसर कितना है? 2x. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. आंसर आ गया सिंपली g by 4, यानी कि 2.5 मीटर. हाँ जी, सही बात है. सो जो भी ऑप्शन थी वही करेक्ट है. और आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन सही प्रिंटेड थी. बाय चांस मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में गलत है. 38. Body is thrown upwards at maximum height. Momentarily particle is at rest, but acceleration everywhere is g downwards. 39. A train is moving in north direction with this much speed, but a parrot is flying parallel to train towards south. So, are they flying in opposite directions? Definitely. In that case, class में हमने chain rule of relative motion किया है. So, according to chain rule, their velocities get added. Relative velocity, you know, 10 plus 5. Relative displacement, you know, length of train 150 meter. Hence, the time taken is relative distance by relative velocity 10 seconds. Very simple problem. 40th. A body is dropped from a height h from the state of rest. Suppose it reaches ground after capital T seconds. So clearly h equal to half g into capital T square. It covers a distance 9h by 25 in the last second. Last यानी tth second. क्या हमें displacement in nth second का फॉर्मूला पता है? Yes. तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है 9h by 25 और nth के बजाय बेस्ट है इसे tth सेकेंड कहें. तो डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड इज u plus g by 2 into 2t minus 1. डिवाइड द इक्वेशंस, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से हाइट की वैल्यू मिल जाएगी.
So it will take some calculations and some time, but इस क्वेश्चन का शॉर्टकट हम क्लास में कर चुके हैं। इस पूरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस की है, बिकॉज यू नो सक्सेस हैज 2 रूल्स। Success in JEE and NEET depends on 2 crucial factors, and yes, success has 2 rules, DPP and modules. So आपके मॉड्यूल में ज़्यादा नहीं तो आप लोग 300-350 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं। फिर आपके डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने का मतलब ही नहीं है। और नीट और जेईई मेन वगैरह के क्वेश्चंस तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इतनी एडवांस्ड और सिंपल टेक्निक्स आप लोगों को करवाई गई हैं। So how I would approach this question? Displacements in successive equal time intervals are in the ratio of odd numbers. जरूर पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट रही होगी h/25, दूसरे में 3h/25, अगले सेकंड में 5h/25। हाँ जी, ऑड नंबर्स चल रहे हैं, आपने पहचान लिया होगा। फिर 7h/25 और लास्ट में 9h/25। लेकिन यही लास्ट सेकंड है, तो जब आप सॉल्व भी करेंगे मैथमेटिकली, यू विल फाइंड t इज 5 सेकंड, सो h इज हाफ g हो गया 5 इंटू t स्क्वायर। इसलिए भी आंसर कितना आया? 125 मीटर। वेरीफाई करने के लिए इन पांचों वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, इनका सम h ही आएगा। शॉर्टकट्स आर गुड अगर आपको उसे अप्लाई करने का तरीका पता है, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस उसके लिए कर रखी है। So, meanwhile, question 41, a particle is executing circular motion. After completing the circle, change in velocity. After completing half the circle. So, अगर इनिशियली वेलोसिटी टेंजेंशियल थी vj कैप, फाइनल वेलोसिटी इज v डाउनवर्ड्स, तो माइनस vj कैप। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी मैग्नीट्यूड वाइज कितनी 2v, बट स्पीड इज सेम, तो चेंज इन स्पीड इज 0। क्वेश्चन 42, और 42 से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, क्लास में हमने एक ज़्यादा नहीं तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे किए थे कि लेट अस चूज यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट एज i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ एज j कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग टुवर्ड्स स्काई, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है k कैप। सिमिलरली इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में 1 मीटर चला, तो रिजॉल्व इट्स वेलोसिटी इनटू कंपोनेंट्स। द वेलोसिटी नहीं, रिजॉल्व इट्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट्स। यू विल फाइंड कि x कंपोनेंट है 1 cos 45 y कैप, y कंपोनेंट है 1 sin 45 j कैप। हाँ जी, क्या ये नॉर्थ ईस्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया? आई रिपीट, नॉर्थ ईस्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप प्लस j कैप होल डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस बार x कंपोनेंट नेगेटिव आ गया, -i प्लस j बाय √2, है ना। साउथ वेस्ट के अलोंग लिखेंगे तो j से पहले भी माइनस एंड सो ऑन। So, how do I solve this question in 5 seconds without any diagram and without any visualization? So the answer is pretty simple, that displacement vector of the man is 30 meter towards north, 30 j cap, 20 meter towards east, 20 i cap, फिर 30√2 मीटर किधर? साउथ वेस्ट। तो ये हो गया, एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सो साउथ वेस्ट में यूनिट वेक्टर है -i कैप माइनस j कैप बाय √2। सो अल्टीमेटली आ गया है आंसर 30j माइनस 30j, कैंसल आउट, 20i माइनस 30i, आंसर इज 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दुनिया में इससे छोटा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का। ना तो हमने कोई डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते तो कंफ्यूजन के चांस ज़्यादा होते। एंड आई टेल यू, ज़्यादातर बच्चे जो इसे गलत करते हैं वो क्यों गलत करते हैं? या तो इतना बढ़िया मेथड उन्होंने कर नहीं रखा जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर वो बच्चे डायग्राम बनाने लग जाते हैं कि 30 नॉर्थ में चले, फिर 20 चले ईस्ट की तरफ, और फिर जब 30√2 चलाना होता है साउथ वेस्ट, उनका डायग्राम गलत हो जाता है। कोई बच्चा ऐसे बना लेता है, कोई ऐसे बना लेगा, कोई ऐसे बना लेगा, isn't it? So that is why vector is a most advanced approach। जो मैंने आपको मेथड बताया वही फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 43 एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B, B to C, C to D। स्क्वायर की साइड है 25 सेंटीमीटर। So इसने A to B, B to C, C to D, it has traveled 75 centimeter distance with a speed 15 meter per second, है ना। तो टाइम देखते हैं कितना लगा। 75 सेंटीमीटर को मैंने 3/4 मीटर लिख लिया, और अकॉर्डिंगली टाइम लगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर डिवाइड बाय स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई है 1/20 सेकेंड। तो क्लियरली A to D द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 25 सेंटीमीटर ओनली। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एंड यू नो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर। I am writing it 1/4 meter divided by time taken, so divide by 1/20, you have the answer in a very simple way। Moving to 44th, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत बार हो चुका है, और 44th में मैंने आपको सजेस्ट किया है कि कभी भी कोई बॉडी रेस्ट से चले, में भी फिर कुछ टाइम एक्सेलरेट हो, में भी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, लास्ट में डिसेलरेट हो। ड्रॉ द VT ग्राफ। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at constant rate alpha for some time t1, and I am drawing the VT graph। Then it retards at a constant rate beta for time t2। So maximum velocity को मान लेते हैं Vmax। So this is the VT graph। जब एक्सेलरेशन का फेज सोचते हैं O to A, then V equal to U plus AT, तो we have Vmax equal to alpha t1। जब डिसेलरेशन का फेज सोचते हैं A to B, use the expression V equal to U plus AT, you will get Vmax equal to beta t2। तो एक बात तो पता लग गई कि बीटा बाय अल्फा is same as t1 ratio t2। हाँ जी, दो ऑप्शन तो कट गई यहाँ से। So moreover, to arrive at the complete answer, हाँ जी एक दो लाइन में मिटा देता हूँ to make space। यहाँ एक्सेलरेशन फेज में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x1, डिसेलरेशन में है x2, तो x1 इज हाफ Vmax t1, x2 is half into Vmax into t2। so you know x1 by x2 क्या है, डिवाइड करके आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। 45th क्वेश्चन, और बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन, और द वेलोसिटी ऑफ the swimmer with respect to water is also given। so a swimmer swims across with a velocity this 9 km/h with respect to water। so if you just draw that velocity diagram, then you will find that resultant velocity of man will come out to be like this। It is the case of least time
टाइम। वाई? हिंट कहां से मिला? बिकॉज मैन स्विम्स अक्रॉस, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर उसने चलना शुरू किया, ओ से ए की तरफ फेस करके। वो अलग बात है, रिवर उसे बहा के बी पे ले गई। तो वेलोसिटी ऑफ man swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground. This is velocity of swimmer with respect to ground. क्लास में कितना डिटेल में चीज की थी, इसकी शानदार एनिमेशन देखी थी। तो velocity of swimmer with respect to ground is root of 6 square plus 9 square, hence the answer part 1. 46 is based on vector subtraction. सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी होती है? टेंजेंशियल। पार्टिकल एक गिवन पॉइंट पे था, थोड़ी देर में जब उसका रेडियस वेक्टर थीटा एंगल टर्न हुआ, स्पीड रिमेनिंग द सेम, वंस अगेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर हैज टर्न्ड थ्रू एंगल थीटा। तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्योंकि थीटा एंगल टर्न हो गई है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सो वी नो एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर सबट्रैक्शन। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं a एंड b, एंगल बिटवीन देम थीटा। वेक्टर सबट्रैक्शन इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये आंसर आ गया है 2v sin थीटा बाय 2 और आ गया आंसर। पुट थीटा एज 40 डिग्री, यू हैव आंसर एज 4th। 47 इन दो वेक्टर्स को देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, r और r में एंगल 90, रिजल्टेंट r रूट 2। बट इस तीसरे वेक्टर OC को भी देखिए, इट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, इट हैज अ मैग्नीट्यूड r। दोनों ऐड हो गए, आंसर 4th पार्ट आ गया। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। 48 what displacement must be added to the displacement this to give a displacement 7 I cap। तो अगर given displacement है s vector, add it to the given vector 25 I cap minus 6 j cap and your final answer is 7 I cap। probably आ गया आंसर 3। 49 look at these two vectors। एक बार वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला सोचते हैं। cos थीटा इज a डॉट b अपॉन ab। इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए, 7 2 14 माइनस 5 माइनस 9, डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया। वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कमिंग टू 50, यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट ऑफ 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और मैग्नीट्यूड है 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। आई एम गेटिंग c स्क्वायर 0.2 एंड हेंस somehow यहाँ गलत ऑप्शन टिक हो गई है, c is root of 0.2। So good luck for coming tests। कोशिश करेंगे अगली बार से टेस्ट ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो, आपको रिजल्ट जल्दी मिले, और दूसरी कोशिश रहेगी कि आपको सेम डे में वीडियो सॉल्यूशन सेंड कर दूँ। वादा नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो 4th टाइम में जाकर रिकॉर्ड हो पाया, कभी ऑडियो गायब, कभी कुछ और टेक्निकल इशू, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू।